बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सुल्तान बहलोल लोदी को अपनी और राना की सरहदों पर कयाम किए कई दिन हो गए थे। उस वक्त वो अपने सालारों के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि उन मुखबिरों में से कुछ वहां पहुंचे जिन्हें सुल्तान ने उदयपुर के राना की नकलो हरकत पर निगाह रखने और उसकी पूरी इतला देने पर मुकर्रर किया था। चुनाचे वो मुखबिर जब सुल्तान के सामने आए तो सुल्तान कुछ देर तक बड़े गौर से उनकी तरफ देखता रहा, फिर उन्हें मुखातिब किया। मेरे रफीकाने देरीना, तुम लोग कोई अच्छी खबर लेकर आए हो। इस पर उनमें से एक हल्के तबस्सुम में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका अंदाजा दुरुस्त है। हम एक अहम खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि उदयपुर के राना ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से को लेकर वो शहर ही में कयाम कर गया है। बाकी 2 लश्करों में से एक की कमानदारी उदयपुर के राना के सिपह सालार के पास और दूसरे हिस्से की कमानदारी चितरसाल के पास है। उदयपुर के राना के ये दोनों हिस्से हमारे इलाकों पर वारिद होंगे और जगह जगह तबाही और बर्बादी का खेल खेलते हुए अपने लिए फवाइद हासिल करने की कोशिश करेंगे। सुल्तान मोहतरम, उदयपुर के राना का लश्कर इस वक्त तादाद और तैयारी और तरबियत के लिहाज से इतना बड़ा है कि ऐसा लश्कर किसी के पास नहीं होगा। दरअसल उदयपुर का राना अंदर ही अंदर अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज की तरफ ला रहा था, जबकि वो इस इंतजार में भी था कि मुसलमान एक दूसरे पर हमलावर होकर एक दूसरे की कमजोरी का बाइस बने। उसके बाद वो हरकत में आए और दहली के तख्तो ताज पर कब्जा करने की कोशिश करे। जब तक हुसैन शर्की हमारे साथ बरसरे पैकार रहा है, ये राना चुपचाप अपने मरकजी शहर में बैठकर हालात का जायजा लेता रहा है। साथ ही उसने अपने मुखबिर भी फैला रखे थे जो राना को मुख्तलिफ हालात और वाकयात बर वक्त पहुंचाते रहे हैं। राना ये ख्याल कर रहा है कि आप और हुसैन शर्की आपस में टकराने के बाद कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा दहली की हुकूमत उसके लिए हासिल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहां तक कहने के बाद जब वो मुखबिर खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए सुल्तान बहलोल लोदी ने उसे मुखातिब किया। मेरे अजीज, पहले ये बताओ कि ये जो राना ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, तो उसके लश्कर के 2 हिस्से जिनमें से एक चितरसाल और दूसरा हिस्सा उसके सिपह सालार की कमानदारी में होगा, क्या ये दोनों हिस्से उदयपुर शहर से निकलकर अपने किसी हदफ की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके हैं? इस पर वो मुखबिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ हमने कहा है वो ऐसा करना चाहते हैं। अभी उसकी इब्तिदा उन्होंने नहीं की। राना ने अपने पूरे लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और ये तीनों हिस्से अभी तक उदयपुर शहर में ही कयाम किए हुए हैं। अपने मुखबिरों की उन इतलात पर बहलोल लोदी ने इत्मीनान का इजहार किया था। दोबारा उन्हें पहले की तरह अपने काम में लग जाने का हुक्म दे दिया था। उदयपुर का राना भी पूरे हालात पर निगाह रखे हुए था। उसे भी उसके मुखबिरों ने इतला कर दी थी कि सुल्तान बहलोल लोदी को खबर हो गई है कि राना अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से के साथ उदयपुर में कयाम रखेगा और बाकी 2 हिस्से सिपह सालार और चितरसाल की सरकर्दगी में देते हुए सुल्तान के इलाकों में पेशकदमी करते हुए हमलावर होगा। चुनाचे मुखबिरों ने यह भी इतला दे दी थी कि सुल्तान बहलोल लोदी ने राना के उन हिस्सों का मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर की तकसीम और तरतीब को आखिरी शक्ल दे रखी है। तब राना ने अचानक अपनी मनसूबाबंदी में तब्दीली कर दी। चुनाचे जब राना को उसके मुखबिरों ने यह इतला दी कि सुल्तान बहलोल लोदी अपने पूरे लश्कर के साथ सरहदों पर आकर कयाम कर गया है और जिस वक्त राना के लश्कर के हिस्से अपनी अपनी कार्रवाई पर निकलेंगे तो सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर के हिस्से भी उन पर जरब लगाने के लिए हरकत में आ जाएंगे। उस सूरत हाल को सामने रखते हुए राना ने अचानक अपनी मनसूबाबंदी तब्दील की और पूरे लश्कर के साथ वो अपने मरकजी शहर से निकला। सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर के सामने आकर उसने पड़ाव किया था। राना के ऐसा करने पर सुल्तान भी मोहतात हो गया था और वो जान गया था कि राना ने अब अपनी जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया है। लिहाजा सुल्तान राना के लश्कर पर गहरी निगाह रखते हुए उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गया था। सुल्तान के लश्कर के सामने पड़ाव डालने के बाद राना ने जब सुल्तान के लश्कर का जायजा लिया तो उसने अपनी खुशी और तमानियत का इजहार किया, इसलिए कि तादाद में राना को बड़ी फोकियत हासिल थी। उन हालात में राना ने जंग की इब्तिदा करने से पहले बहुत बड़ा फैसला किया। सबसे पहले तो उसने अपने लश्कर के अंदर तबल और दफे पीटने का हुक्म दे दिया था। जिस वक्त उसके लश्कर में जोरों शोर से तबल पीटे जाने लगे थे, उससे सुल्तान बहलोल लोदी ने अंदाजा लगा लिया था कि राना अब जंग की इब्तिदा करना चाहेगा। चुनाचे जिस वक्त चारों तरफ तबल की आवाजें गूंज रही थी, अपने लश्कर के सामने राना ने अपने भांजे चितरसाल और दूसरे सालारों को जमा किया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, बहलोल लोदी के लश्कर का जायजा तुम भी ले चुके हो, मैं भी देख चुका हूँ। तादाद में वो हमसे बहुत कम है, लिहाजा मैंने एक फैसला किया है। मैं बजाते खुद लश्कर के वस्ती हिस्से में रहूंगा, मेरे दाएं बाएं दूसरे हिस्से होंगे, जबकि अपने भांजे चितरसाल के जिम्मे मैं एक अहम काम लगाने लगा हूँ। लश्कर अब 4 हिस्सों में तकसीम होगा, एक मेरे पास, दूसरा सिपह सालार, तीसरा चितरसाल और चौथा नायब सिपह सालार की कमानदारी में होगा। मैं वस्ती हिस्से में होऊंगा। सिपह सालार और नायब सिपह सालार मेरे दाएं बाएं के हिस्सों के साथ होंगे। जिस वक्त जंग शुरू होगी, चितरसाल अपने हिस्से के लश्कर के साथ मेरे वस्ती हिस्से के पीछे रहेगा।
जब जंग अपने अरूज पर आएगी तब चित्रसाल अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आएगा और दुश्मन के लश्कर के एक पहलू पर जरब लगाएगा। फिर मैं देखूंगा ये बहलोल लोदी कितनी देर तक हमारे सामने ठहर सकता है। जब सामने की तरफ से भी दबाव बढ़ेगा और पहलू की तरफ से भी चित्रसाल नए अंदाज में हमलावर होगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि बहलोल लोदी के पांव बहुत जल्द उखड़ जाएंगे। जब ऐसा होगा तब हम ताकुब करेंगे और यह ताकुब दहली शहर तक जारी रहेगा। राना की उस तजवीज से सारे सालारों और उसके भांजे चित्रसाल ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा उसी तजवीज को आखिरी शक्ल दे दी गई थी। दूसरी तरफ क्योंकि राना ने यह कार्रवाई ऐन जंग शुरू करने से पहले की थी, लिहाजा उसकी खबर सुल्तान के मुखबिरों को भी ना हो सकी थी। ताहम सुल्तान बहलोल लोदी ने भी अपने लश्कर को पहले की तरह 4 हिस्सों में ही तकसीम रहने दिया। एक हिस्सा बारबक खान की कमानदारी में पड़ाव की हिफाजत के लिए रखा गया था, इसलिए कि पड़ाव के अंदर औरतें भी थी। बाकी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लेकर सुल्तान वस्ती हिस्से में था। मुबारिस खान, अली खान दोनों को सुल्तान ने अपने साथ रखा था, जबकि बाएं हिस्से की कमानदारी कुरमली खान के पास थी और कुतुब खान उसकी नयाबत कर रहा था। उस मौके पर अपने सालारों से मशवरा करते हुए सुल्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और वो ये कि सुल्तान ने 2 उम्दा सालारों यानी मुबारिस खान और अली खान को चूंकि अपने साथ रखा था, लिहाजा अपने लश्कर में से चंद दस्तों को सुल्तान ने मुबारिस खान के तहत कर दिया था और उसके जिम्मे यह काम लगाया गया था कि जंग के शुरू होने पर मुबारिस खान सुल्तान के साथ ही काम करेगा, वस्ती हिस्से ही में रहेगा। ताहम जो दस्ते बराह रास्त उसके तहत किए गए थे वो उसके करीब करीब ही रुक गए थे। उसके जिम्मे सुल्तान ने यह काम लगाया था कि जंग के दौरान लश्कर के जिस हिस्से में भी कमजोरी या पसपाई के आसार नमूदार होते हैं, मुबारिस खान उन दस्तों के साथ अपने कमजोरी दिखाने वाले हिस्से की मदद को पहुंचेगा। ये फैसला करने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी भी राना के लश्कर के सामने जम गया था। एक तरफ राना था जिसे अपनी कामयाबी और फतहमंदी का पूरा पूरा यकीन और एतमाद था, दूसरी तरफ सुल्तान बहलोल लोदी था जिसके लश्कर की तादाद राना के लश्कर से बहुत कम थी और वो राना के मुकाबले में अपने सालारों की जान निसारी, उम्दा कारकर्दगी, अपने लश्कर की बेहतर तरबियत की बिना पर राना के मुकाबले में अपनी फतहमंदी की उम्मीद रखता था। चुनाचे कुछ देर तक तबल बजते रहे। उसके बाद राना ने अपनी कार्रवाई की इब्तिदा की। राना ने अपने लश्कर को शब के स्याखानों में जिंदगी की वैरानियां खड़ी करती, जराइम की अंधी बहरी कुव्वतों, फैलती बेजार परछाइयों, अफकारो ख्यालात की खून रेजी करती इंतहा पसंदी और हवस परस्ती की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। आखिर वो सुल्तान बहलोल लोदी पर रज़्मगाह में फना की मोहरें लगाते, अनासिर कायनात की अंधी कोख से निकलकर बदी की तशहीर करती और अज़ाब व कर्ब को गले लगाती सहरा सहरा फैलती आग की तरह हमलावर हुआ था। बहलोल लोदी पर राना के हमलावर होने के साथ ही साथ दाएं जानिब से उसका सिपह सलारे आला भी बदअखलाकी और गिनावने अंधे किरदार की खूनख्वारी, फना के अंगारों और शोलों की बेरोक पेशकदमी की तरह अपने हिस्से के लश्कर के साथ टूट पड़ा था, जबकि बाएं जानिब से नायब सिपह सालार भी उसी के अंदाज में हरकत में आया और वो भी डूबते सूरज के मनाजिर में वल्वलों को जंग आलूद, जज्बों को लहू लहू करते अज़ियतों के तूफानों और खोलते अजाबों के कर्ब की तरह हमलावर हुआ था। सुल्तान बहलोल लोदी और उसके सालारों ने भी अपनी कार्रवाई करने में ताखिर नहीं की। सबसे पहले खुद सुल्तान बहलोल लोदी हरकत में आया और वो भी खून की हिद्दतों में अलमनाकियों, रगों में अंधी उदासियां भरते सदियों के खामोश सुलगते सहरा, अकल की मेराज को गुमराह, बसारत को अंधा, जात के हिसार को शिकस्ता कर देने वाली वहशत की फैलती पतझड़ की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान बहलोल लोदी का यह हमला ऐसा जोरदार और जानलेवा था कि उसने अपने सामने आने वाले राना और उसके लश्करियों की आंखों की पुतलियों तक में खौफ, चेहरों पर मर्ग की सी स्याही, जिस्मों में लर्जिश फैलाना शुरू कर दी थी। सुल्तान के साथ ही साथ दाएं तरफ से उमर खान और बहावलदीन भी सुल्तान ही के अंदाज में हरकत में आए और वो भी लहर लहर भंवर खड़े करते वक्त के दश्ते अजल के कारवानों, राज के सारे पेच उधेड़ती बेरोक शोरीदा जज्बों की यलगार, गुलिस्तान और ख्वाब रेजों को बेकरां खूनी मनाजिर, अमन के सकून जारों को गमजदा, मसाकिन जज्बों और एहसासात के इत्मीनान बख्श खुमार को बख्ते स्याह में तब्दील कर देने वाले नमी से नाआशना बंजरपन और रातों को उधेड़ते इब्तला के कर्ब की तरह हमलावर हुए थे। बाएं जानिब से कुरमली खान और कुतुब खान ने भी तकबीरें बुलंद करते हुए बेकरां अंधेरों में जंग आलूद दास्ताने, काले वहशतनाक किस्से, परेशानियों के इस तरह जज्बों को गमजदा, पसंदीदा आरजुओं को मुर्दा और हर कुव्वत को जेर कर देने वाली खूनी फितरत और मौत के तमाचे मारते अंधियाओं की तरह हमलावर हो गए थे। यूं सरहदों पर राना और सुल्तान बहलोल लोदी के लश्करों के आपस में टकराने से मैदान में मजबूरियों के लम्हात, लब बस्ता खूनी साते, हिर्स व हवस की ख्वाहिशें नाच उठी थी। ऐशो इशरत की तलब लहू लहू होने लगी थी।
टेढ़ी तिरछी कातिल परछाइयां खौफ भरी कज़ा से गले मिलती चार सू वहशतनाकी का रक्स करने लगी थी। जिस वक्त जंग अपने अरूज पर आई थी, उसी वक्त उदयपुर के राणा का भांजा चित्रसाल अपने लश्कर के कुछ हिस्से के साथ हरकत में आया जो उसके लिए मुख्तस था, और वो राणा के पिछले हिस्से में अपनी बारी पर हमलावर होने का मुंतजिर था। चुनांचे चित्रसाल अपने लश्कर को हरकत में लाया और साकित व पुरसकून फिजाओं में आमाल नामों की स्याही और अपनी अनाओ पिंदार रोशन करते इंसानी खून के परवरदा इंसानों की तरह सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर हुआ था। सुल्तान के जिस पहलू पर चित्रसाल ने जरब लगाई थी, उस पहलू की कमानदारी कुरमली खान कर रहा था और कुरमली खान के साथ कुतुबुद्दीन नयाबत में था। चुनाचे मौरखीन इस जंग का नक्शा पेश करते हुए लिखते हैं कि चित्रसाल के इस तरह अचानक पहलू पर हमलावर होने से बहुत से तजर्बेकार अफगान लश्करी इस जंग में शहीद हो गए। कुरमली खान और कुतुब खान के लश्कर के कुछ दस्तों को पीछे भी हटना पड़ा। ये सूरत हाल यकीनन सुल्तान के लिए लम्हा फिक्रिया था, इसलिए कि सुल्तान का ये बायां पहलू अगर पसपा हो जाता तो उदयपुर के राणा के लश्कर का सारा दबाव सुल्तान बहलोल लोदी और उमर खान पर पड़ता। सुल्तान और उमर खान की शिकस्त तो पसपाई यकीनी हो जाती। मौरखीन लिखते हैं कि आखिर कुतुब खान और कुरमली खान जान हथेली पर रखे आगे बढ़े और हमलावर होते हुए दुश्मन के कसबल निकाल कर रख दिए थे। इसी दौरान वो दस्ते जो सुल्तान ने मुबारिस खान की कमानदारी में दे रखे थे और जिनके जिम्मे यह काम लगाया था कि वो उस जगह की मदद के लिए पहुंचेंगे जहां शिकस्तगी के आसार नमूदार होंगे, चुनाचे मुबारिस भी उन दस्तों को लेकर कुरमली खान के लश्कर में आन दाखिल हुआ और उसने भी चित्रसाल के लश्कर पर हमलावर होना शुरू कर दिया। एक मौके पर मुबारिस खान ने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और वो चित्रसाल के लश्कर के एक पहलू पर जरबे लगाने लगा था। दूसरी तरफ जब सुल्तान बहलोल लोदी, उमर खान और बहावलदीन को यह खबर हुई कि उदयपुर के राणा के लश्कर का एक हिस्सा पुष्ट की जानिब से नमूदार होकर उनके लश्कर के एक पहलू पर हमलावर हो गया है, तब उन्होंने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा कर दी। तेजी का यह नतीजा निकला कि राणा और उसके सिपह सालार के पांव उखड़ गए और पीछे हटने लगे। इतनी देर तक एक और तब्दीली भी रूनमा हुई और वो इस तरह के कुरमली खान के तेज हमलों के बाइस उदयपुर के राणा का भांजा चित्रसाल जंग के दौरान मारा गया। जब वो अपने घोड़े से गिरा तो उसके गिरने के साथ ही उसके लश्कर के अंदर अबतरी, बदनज़मी और अफरा तफरी फैल गई थी और वो भागने लगे थे। इससे कुरमली खान, कुतुब खान और मुबारिस खान ने पूरा फायदा उठाया और उनका ताकुब करते हुए उन्होंने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ राणा और उसके सालार के कदम पहले ही उखड़ चुके थे और वो पीछे हट रहे थे। अब जो उनके लश्कर के अंदर यह खबर फैली कि चित्रसाल जंग के दौरान मारा गया है, उसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके लश्करी पांव सर पर रखकर भाग खड़े हुए हैं, तब राणा ने अपनी आफियत और खैरियत इसी में समझी कि शिकस्त कबूल करते हुए भाग जाए। चुनाचे उसने ऐसा ही किया, मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ और जाकर उदयपुर शहर में महसूर हो गया। सुल्तान को उदयपुर के राणा की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा और कहर था। चुनाचे सुल्तान ने उसी वक्त अपना पड़ाव उठाया और उदयपुर के करीब जाकर पड़ाव कायम कर लिया और शहर का उसने मुहासरा कर लिया। चंद योम तक तो राणा डटकर मुकाबला करता रहा। सुल्तान बहलोल लोदी के लश्करी जब हमलावर होते तो राणा के लश्करी फसील के बुर्जों के अंदर बैठकर तीरंदाजी करते। सुल्तान बहलोल लोदी के लश्करियों को पीछे हटाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। उन हालात को सामने रखते हुए सुल्तान बहलोल लोदी ने एक और कदम उठाया। अपने लश्कर को सुल्तान बहलोल लोदी ने 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उमर खान की कमानदारी में, दूसरा बहावलदीन, तीसरा अली खान और चौथा मुबारिस खान के तहत रखा गया था और इन चारों का अपने अपने लश्कर के साथ उदयपुर की फसील के चारों दरवाजों के सामने मुतय्यन कर दिया था। 5वां हिस्सा सुल्तान बहलोल लोदी ने अपने पास रखा। कुरमली खान, कुतुब खान और बाकी सालारों को उसने अपने हिस्से के लश्कर में ही रखा। अब काम की इब्तदा कुछ इस तरह हुई कि लश्कर के चारों हिस्से जिन्हें उदयपुर के चारों दरवाजों के सामने मुतय्यन किया गया था, वो हमलों की इब्तदा कर देते कि अचानक ढालों की आड़ में उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान के आगे बढ़ते जो लश्करी आगे होते वो अपने सामने ढाले रख लेते और उनके पीछे पीछे हरकत करने वाले लश्करी तूफानी और मूसलाधार बारिश की तरह शहर की फसील के बुर्जों पर तीर अंदाजी करते, जिसके नतीजे में उदयपुर के राणा के लश्करियों का नुकसान होने लगा। सुल्तान ने 5वां हिस्सा इसलिए अपने पास रखा था कि अगर राणा अचानक किसी दरवाजे से निकलकर उसके लश्कर के किसी हिस्से पर हमलावर हो तो सुल्तान उस लश्कर के उस हिस्से के साथ फौरन अपने सालारों की मदद के लिए पहुंच जाए। इसके अलावा एक काम और किया गया कि शहर के अंदर ना कोई चीज जाने दी जाती थी और ना ही शहर से बाहर किसी को आने दिया जाता था। इस तरह एक तरह से सुल्तान बहलोल लोदी ने उदयपुर का नातिका बंद करके रख दिया था। राणा चंद योम से ज्यादा इस सख्ती को बर्दाश्त ना कर सका। आखिर शहर के लोग उससे तंग आने लगे और उसके मुखबिर उस तक ये भी खबरें पहुंचाने लगे कि शहर के अंदर राणा के खिलाफ चेम गोइयां होना शुरू हो गई हैं और लोगों पर एक तरह से डर और खौफ तारी हो गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, राणा ने अगर सुल्तान बहलोल लोदी की इताअत इख्तियार ना की तो सुल्तान बहलोल लोदी बजोर शमशीर शहर को फतह करेगा और उसके बाद गुस्से की हालत में शहर में वो कत्लेआम करेगा जिसकी इससे पहले उदयपुर में कहीं मिसाल ना मिलती होगी।
یہ خبریں جب شہر میں اڑنے لگی، ساتھ ہی روز رانا کے لشکریوں کا نقصان ہونے لگا، تب رانا بے بس اور مجبور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ امراء اور سالاروں کا ایک وفد سلطان بہلول لودھی سے صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ رانا کا یہ وفد سلطان کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان کے پاس کرملی خان، قطب خان، باربا خان اور کچھ دوسرے سالار تھے۔ چنانچہ رانا کے امراء اور سالاروں کو ان کی خواہش کے مطابق سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان بہلول لودھی کے سامنے گئے تو سلطان نے پہلے بغور ان کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، اگر تمہیں تمہارے رانا نے بھیجا ہے تو کہو کیا معاملہ ہے اور کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ اس پر ان امراء میں سے ایک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم رانا کی طرف سے آئے ہیں۔ رانا اپنی اس حرکت پر سخت قسم کا شرمسار ہے، وہ معافی مانگتا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آنے والے دور میں وہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرے گا، اور ساتھ ہی آپ کی خواہش کے مطابق جس قدر خراج آپ اس پر مقرر کریں گے سالانہ باقاعدگی سے اس کی ادائیگی کرتا رہے گا۔ بس آپ رانا کو معاف کر دیں اور شہر کا محاصرہ ترک کر دیں، اس لیے کہ شہر کے لوگ اب بے حد تنگ پڑ چکے ہیں۔ اگر چند روز یوں ہی محاصرہ رہا تو شہر کے لوگ نہ صرف بھوکوں مرنا شروع ہو جائیں گے بلکہ شہر کے اندر سرکشی اور بغاوت کے آثار بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جو پورے شہر کے لیے اچھا شگون نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ان کا وہ سفیر جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہنے لگا، دیکھو ہم مسلمان کسی کے لیے وبال جان نہیں بنتے۔ میرا معاملہ جونپور کے حکمران حسین شرکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور اس الجھاؤ سے رانا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ مت خیال کرنا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ رانا اندر ہی اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا تھا اور اس کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع میرے مخبر برابر کرتے رہے تھے۔ میں رانا کے خلاف ٹکراؤ میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رانا جو جنگی تیاریوں میں لگا ہوا ہے یہ ساری جنگی تیاریاں صرف ہم سے ٹکرانے کی خاطر ہیں۔ اس کے باوجود میں جان بوجھ کر پہلو تہی کرتا رہا، رانا کو نظر انداز کرتا رہا کہ شاید یہ سنبھل جائے اور ان علاقوں میں پرامن حکومت کرتا رہے، لیکن رانا اپنی حدود سے باہر نکلنے کے لیے بڑی بے چینی سے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیتا رہا۔ آخر اس نے وہی کچھ کر دکھانے کا عزم کیا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کے 2 حصے ہماری مملکت میں داخل کر کے چاروں سمت پیش قدمی کرتے ہوئے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلے۔ رانا کے عزائم کی اطلاع ہمیں بروقت ہو چکی تھی، لہٰذا حسین شرکی سے نمٹنے کے بعد ہم یہاں رانا کی سرحدوں پر آ کر پڑاؤ کر گئے۔ اب رانا جو اتنے برس اندر ہی اندر اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لاتا رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا ملا؟ اس سے پہلے جو رانا ہم سے ٹکرایا تو اس کا بھانجا چترسال ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں نہ جانے کیا جنون سمایا کہ اس نے اپنے دوسرے بھانجے کا نام بھی بدل کر چترسال رکھ دیا۔ اس طرح رانا گویا اپنے پہلے چترسال کا انتقام لینے پر تل گیا تھا، لیکن رانا کی بدقسمتی کہ اس کا یہ دوسرا چترسال بھی جنگ کے دوران مارا گیا۔ کیا اس رانا کے اتنے ہی فالتو بھانجے ہیں کہ یہ انہیں باری باری مروانے پر تلا ہوا ہے؟ رانا کے سفیروں، تم جو کچھ بھی کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری نگاہوں میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا میں اب اس شہر کے محاصرے میں روز بروز شدت پیدا کرتا چلا جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں رانا کتنے دن تک اس محاصرے کو برداشت کرتا ہے۔ اگر رانا نے کسی ایک دروازے سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس دوران شہر پناہ کے باقی 3 دروازوں پر جو ہمارے لشکری ہوں گے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد رانا کے پاس نہ شہر رہے گا اور نہ حکمرانی، اور ہو سکتا ہے اسے اپنی زندگی کے بھی لالے پڑ جائیں۔ لہٰذا رانا کے سفیروں واپس جاؤ، رانا کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ میں صرف 2 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران رانا خود میرے پڑاؤ میں آئے اور مجھ سے آ کر بات کرے، میرے سامنے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرے، خراج کا معاملہ بھی میرے ساتھ طے کرے۔ اس کے بعد میں شہر کا محاصرہ ترک کر کے چلا جاؤں گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر 2 دن بعد وہ دیکھے گا کہ ہم کس شدت کس سختی کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ادے پور کیسے اور کس طرح ہمارے سامنے فتح نہیں ہوتا۔ رانا سے جا کر میرا یہ پیغام بھی کہنا کہ اگر اسی طرح اس نے مزاحمت جاری رکھی تو ہم بھی شمشیر کے زور پر جب شہر میں داخل ہوں گے تو پھر رانا اور اس کے کئی ساتھیوں اور سالاروں کے کٹے ہوئے سر ادے پور شہر کی فصیل پر لہرا دیے جائیں گے۔ سلطان بہلول لودھی کی اس گفتگو سے رانا کے سفیر لرز کانپ گئے تھے، پھر سلطان کے کہنے پر وہ واپس چلے گئے تھے۔ دوسری طرف رانا بڑی بے چینی سے اپنے سفیروں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو رانا ان کی طرف لپکا اور ان سے گفتگو کا نتیجہ جاننا چاہا، جس پر سلطان سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل انہوں نے رانا سے کہہ دی تھی، جسے سن کر رانا بڑا مایوس ہوا۔ شہر کے حالات چونکہ بڑی تیزی سے ابتر ہوتے جا رہے تھے، شہر کے اندر خوراک کے ذخائر بھی اپنے خاتمے کو بھاگ رہے تھے، ساتھ ہی سلطان نے شہر پناہ کے چاروں دروازوں پر اپنے لشکری مقرر کر رکھے تھے، اور وہ 4 لشکر دن اور رات کے کسی بھی حصے میں حملہ آور ہو کر رانا کے لشکریوں کو بے پناہ نقصان پہنچاتے تھے۔ اس طرح رانا کے لشکری روز مرنے لگے تھے اور رانا کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان سب عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے رانا نے اپنے کچھ سالاروں اور کچھ محافظ دستوں کو لیا، شہر پناہ سے نکلا اور سلطان کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوا۔
सुल्तान बहलोल लोदी को जब इतला हुई कि उदयपुर का राना सुल्तान की खिदमत में हाजिर होने के लिए बजाते खुद आ रहा है, तो सुल्तान ने अपने खेमे से निकलकर राना का इस्तकबाल किया, उसे इज्जत दी। अपने साथ राना को सुल्तान अपने खेमे में ले गया। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तब सुल्तान ने राना को मुखातिब करके कहना शुरू किया, राना, मैं तुम्हारे साथ जंग नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जंग की दावत दी। तुम अंदर ही अंदर एक अरसे से जंग की तैयारियों में लगे हुए थे। अपने लश्करियों की तादाद भी तुमने खासी बढ़ा ली, सवाने हर्ब और ज़रब भी खूब जमा कर लिया था। मैं जानता था ये सब तुम मेरे खिलाफ हरकत में आने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मैं किसी के साथ उलझाव और झगड़े में पहल नहीं करना चाहता था। जब मेरे मुखबिरों ने मुझे ये इतला दी कि तुम्हारे लश्कर के 2 हिस्से मेरे इलाकों पर हमलावर होने के लिए अनकरीब निकलने वाले हैं, तब मैं हुसैन शर्की से फारिग होने के बाद यहाँ तुम्हारी सरहदों की तरफ आ गया। राना, अमन से रहो और अमन से रहने दो। इससे पहले 2 बड़ी मिसालें तुम्हारे सामने हैं, एक ग्वालियर के राजा मान सिंह की और दूसरी मालवा के राजा प्रताप राय की। तुम्हारी तरह प्रताप राय भी जंगों में हिस्सा लेने का बड़ा शौकीन था और उसकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो दिल्ली के तख्त और ताज का मालिक बने और बहलोल लोदी को अपने सामने जेर करे। लेकिन उसकी बदकिस्मती, मैं उसके सामने ना जेर हुआ और ना मुझे शिकस्त देने में कामयाब हुआ। उल्टा मेरे हाथों उसका जो हशर हुआ उसका तुझे इल्म है। उसके बाद राजा मान सिंह ने कई बार पर पुर्जे निकाले, लेकिन हमेशा शिकस्त खाई। उसके मरने के बाद उसका बेटा भी अपनी ताकत और कुव्वत के जोम में हमारे खिलाफ हरकत में आया, लेकिन जब हमने अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उस पर जरब लगाई तो वो खिराज देने पर आमादा हुआ और अब तक खिराज अदा कर रहा है। इन दोनों राजाओं के बाद राना, तुम्हारी बर्दाश्त का प्याला भी छलकने लगा। चाहिए तो ये था कि तुम अपने अजाइम को अपनी गिरफ्त में रखते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अपने लोगों को मरवाते हुए क्यों खुशी महसूस करते हो। इससे पहले मैंने तुम्हारे सफीरों से भी कहा था कि क्या राना के पास फालतू भांजे हैं जो वो उन्हें यके बाद दीगरे मैदान जंग में मरवाने के दर पे है। राना, मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी के इलाके पर बगैर वजह के ना चढ़ दौड़ूं। याद रखना, बुलंद हिम्मत वालों के सिर्फ 2 ही मकाम होते हैं, अव्वल सब की सरदारी या पूरी गुमनामी। जैसे फूल के लिए मुनासिब है दस्तार को जीनत देना या मुरझाकर जंगल की खाक में मिल जाना। तुमने ये सोचा था कि मैं मुख्तलिफ हुक्मरानों और कुव्वतों से टकराकर कमजोर हो जाऊंगा, मेरी अस्करी ताकत ज़ौफ का शिकार हो जाएगी। उसके बाद तुम जरब लगाओगे और कामयाबी हासिल करोगे और हिंदुस्तान के तख्तो ताज के मालिक बन जाओगे। राना, एक बात याद रखना, बुलंद हौसला रखने वालों की हिम्मत आजमाइश की उड़ती धूल से पस्त नहीं होती। यह बात भी अपने जहन में लिख रखना कि आग का शोला झुकाने से जमीन की तरफ नहीं झुकता, ऊपर ही की तरफ लपकता है। मैं अपने दुश्मनों के लिए आग हूं, उस वक्त जब वो नाहक मेरे खिलाफ हरकत में आते हैं। उसके बाद मैं झुकना नहीं जानता, मैं शोले की तरह ऊपर को उठते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आता हूं। जब तक दुश्मनों को जेर नहीं कर लेता, पीछे हटने का नाम नहीं लेता। राना, तुमने, यहां तक कहते कहते बहलोल लोदी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मिन्नत करने के अंदाज में राना बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करता हूं। आपने ये जो कहा कि मैं अपनी अस्करी तैयारियों में मसरूफ रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने इनकार नहीं करूंगा। ये मेरी गलती थी और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपनी गलती पर ना सिर्फ ये कि शर्मिंदा हूं बल्कि माफी मांगता हूं। लिहाजा आने वाले दौर में ना सिर्फ ये कि आपका मती और फरमाबरदार रहने का अहद करता हूं बल्कि बाकायदगी से खिराज भी अदा करूंगा। इस जंग के मुतालिक मौरखीन लिखते हैं कि शिकस्त खाने के बाद राना ने सुल्तान बहलोल लोदी से सुलह कर ली और उदयपुर में सुल्तान का खुतबा और सिक्का तक जारी कर दिया। सुल्तान बहलोल लोदी ने उदयपुर के राना की इस पेशकश को कबूल कर लिया, उसे माफ कर दिया और खिराज की जो रकम तय हुई थी उसका भी राना ने वादा किया कि वो आज ही अदा करेगा। उसके बाद सुल्तान से इजाजत लेकर राना वापस चला गया। जो रकम खिराज के तौर पर तय की गई थी उसकी अदायगी राना ने उसी वक्त कर दी थी, जबकि सुल्तान ने अपने लश्कर को यकजा किया और एक जगह पड़ाव कर लिया ताकि चंद रोज वहां कयाम करके अपने लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करे।